नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर रोज हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी की सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। उम्मीद है कि आप लोगों की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर लेके हाजिर होने वाला हूँ। 1 जुलाई की शाम को 7 बजे हरियाणा के करंट अफेयर आप जरूर लाइव देखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को भी उसके अंदर ऐड करिएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूं लाइव सेशन के दौरान तो उनके भी जवाब आप मुझे साथ के साथ देते चलिएगा। छोटा सा सेशन होगा 2-2.5 घंटे का, तो आप जरूर साथ में जुड़िएगा, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए या उस पूरे महीने की करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स में से इस हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं तो शाम को सही 6 बजे आप स्टार आईक्यू क्विज पे ऐड होइएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है एक, आप खुद भी ऐड होइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसमें ऐड करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार आईक्यू एजुकेशन पेजेस है मेरे, अगर आप चाहें तो आप इन्हें भी लाइक कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रथम विश्व युद्ध के अमर शहीद विक्टोरिया क्रॉस विजेता रिसलदार बदलू सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? तो ये जिला था आपका बी, यानी कि झज्जर जिले के अंदर किया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। झज्जर को वैसे भी शहीदों का शहर ही कहा जाता है, ठीक है। और इसमें पश्चिम बंगाल का जिक्र था तो पश्चिम बंगाल में देखिएगा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो ऑलरेडी हरियाणा के एग्जाम पूछ चुके हैं। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा वो किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो उसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। एक्चुअल में गोल्डन रेशा यानी कि या सुनहरा रेशा कहिएगा या गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है और जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं जिन्हें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग मैनग्रोव के अलावा सुंदरी पेड़ या हेलोफाइट्स ट्री या नमकीन पानी के पेड़ भी कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ध्यान रखिएगा मैं भारत का नहीं कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो कि गंगा और यमुना, एक्चुअल में गंगा का नाम यहाँ पे पद्मा है और यमुना का नाम यहाँ पे जमुना है, इन दोनों के मुहाने पे जो है वो बनता है और आगे जाके मेघना में मिल जाते हैं। खैर वो एक अलग पॉइंट हुआ। अच्छा जी, अगली बात इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन जो है ना वो पश्चिम बंगाल में होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी होती है। देखिएगा प्री मानसून की बारिश है, लाइक केरला में अगर होती है उसे मैंगो शावर कहते हैं या फ्लावर शावर भी कहते हैं क्योंकि वो आम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर वही बारिश है कर्नाटका में होती है उसे चेरी ब्लॉसम कह देते हैं, लेकिन अगर वही बारिश जो है वो पश्चिम बंगाल में होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं क्योंकि बैसाख के महीने में अगर वो बारिश होती है तो काल ही लेके आती है क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम पे फसलें पक के तैयार हो जाती है और अगर पकी हुई फसलों पे बारिश होती है तो समझिएगा आप लोग बहुत नुकसान होता है। अच्छा जी, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ की एक नदी है जिसको हम लोग दामोदर नदी के नाम से पुकारते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल का दुख किस नदी को कहते हैं तो दामोदर नदी। हालांकि वो आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, आप उसे याद करिएगा जैसे मैंने याद कर रखा है कि कहां से निकलती है कि दामोदर है, ठीक है। दामोदर से आप क्या याद रखोगे कि दामाद और छोटा नाग, ठीक है, छोटा नागपुर। तो यूं रखिएगा कि सासू माँ के लिए दामाद छोटा नाग लेके आया। आप ऐसे लिंक बना लीजिएगा ताकि मैं मतलब हमेशा ऐसे ही याद रखता हूं इस वाले क्वेश्चन को, मुझे ये हमेशा ऐसे याद है और कभी मैं भूलने नहीं वाला इसको। अब तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं कि दामोदर नदी है और ये छोटा नागपुर से निकलती है, तो छोटा नागपुर से छोटा नाग, दामोदर से दामोद और दामाद बना लीजिएगा तो आप सासू माँ के लिए दामाद छोटा नाग लेके आया, ऐसे लिंक बनाइएगा। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि पश्चिम बंगाल का दुख किस नदी को कहते हैं हम लोग? दामोदर नदी को। अच्छा, ये दुख है लेकिन प्रेजेंट में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कि अगर पूछा जाए पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कौन सी है, पश्चिम बंगाल की लाइफ लाइन कौन सी नदी है, तो भी आंसर दामोदर है। अब सर जी आपने तो विचलित कर दिया, दोनों ही एक ही बता दिया, दोनों एक्चुअल में तो दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट हैं। तो देखिएगा आपकी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक डीवीसी बनी थी, ठीक है, डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनी थी। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में क्या हुआ था कि इस नदी पे बांध बना दिया गया था और नदी पे बांध बना देने के दौरान में क्या हुआ था कि जो इस नदी में असमय बाढ़ आती थी, इसी वजह से इसको पश्चिम बंगाल का दुख कहते हैं, जिसमें फसलें वगैरह जो है तबाह हो जाती थी। अब जो पानी है
उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर जब सिंचाई की व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहर वगैरह में छोड़ दिया जाता है। तो पुराना क्वेश्चन चला आ रहा है कि पश्चिम बंगाल का दुख किस नदी को कहते हैं, तो भी आंसर दामोदर ही है। और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो भी आंसर जो है क्या है आपका दामोदर नदी ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी चीजें याद रही होंगी। हालांकि और बहुत सारी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको मैं बता चुका हूं। बाकी किसी और रोज या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में आप मुझसे जान लीजिएगा। आइएगा पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा ई विधानसभा में कितनी कमेटियों का गठन किया जाएगा। ई विधानसभा, पहले तो आपको मैं ये वर्ड समझा देता हूं कि ई विधानसभा का मतलब क्या है। देखिएगा, ई का मतलब आप समझ जाइएगा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या आप कहिएगा सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो जाने वाला है। आप इमेजिन करिएगा कि अगर आप बैठे हैं अपनी चेयर पे, स्कूल की बात कर रहा हूं या कॉलेज की बात कर रहा हूं, और वहां पे आपके आगे एक स्क्रीन हो या आपके साथ में एक टैब हो और उस पर आप लोग जो चाहें वो सर्च कर सकते हैं। इसका मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं आपको। कभी आप लोग ना फ्लाइट में गए होंगे कभी, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप हो सकता है गए होंगे, नहीं है तो आपकी ये मेरी अभिलाषा है कि आप बहुत जल्दी जो है फ्लाइट के अंदर इधर से उधर मूव कर पाएं, इतना आपको भगवान सामर्थ्य दे। फ्लाइट के अंदर क्या होता है, एज पर माय एक्सपीरियंस अगर मैं आपको कहता हूं तो उसके अंदर क्या होता है, हर सीट के पीछे एक टैब होती है, एलईडी टाइप से स्क्रीन होती है, ठीक है, टच स्क्रीन होती है। और उस स्क्रीन पे हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लाइक कोई म्यूजिक है, कोई वीडियो है, वहाँ पे पास में हेडफोन या ईयरफोन भी होते हैं, तो हम उसे सर्च करके देख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग टू म्यूजिक वगैरह चला सकते हैं। और कुछ ऐसा ही स्कूलों के अंदर भी कंसेप्ट है, ठीक है। और यही अब विधानसभा के अंदर कंसेप्ट होगा कि जितने भी विधानसभा मेंबर होंगे वो अपनी सीट पे बैठे होंगे, उनके आगे एक टच स्क्रीन लगाई जाएगी, वो कंप्लीट ब्यौरा देख सकते हैं विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, कितनी योजनाएं चल रही है, कितने करोड़ की योजनाएं चल रही है, कहां कहां पे योजना चल रही है, कौन सी योजना कितनी देर में पूरी हो जाने वाली है, कौन सी पूरी हो चुकी है, किस ठेकेदार के पास में योजना है, किस जिले की है, किस क्षेत्र की है, किस शहर की है। इसी से रिलेटेड ये ई विधानसभा में कमेटियों का गठन किया गया है। तो सर कितनी कमेटियों का गठन किया गया है, 2 कमेटियों का गठन किया गया है, ठीक है। हाउस कमेटी का गठन होगा जो स्पीकर के नेतृत्व में बनाई जाएगी और इस कमेटी में 9 विधायक होंगे। और उसके बाद में एक स्टेट प्रोजेक्ट आपकी मैनेजमेंट यूनिट का गठन होगा जिसमें विधानसभा सचिव राजेंद्र सिंह नांदल की अध्यक्षता में जो है गठन होने वाला है। और ये दोनों ही कमेटियां जो हैं ये स्पीकर के स्तर पे होगी, यानी कि स्पीकर के लेवल पे ही होने वाली है। और हमारे विधानसभा के स्पीकर का नाम ज्ञानचंद गुप्ता है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इस ई विधानसभा को बनाने में सर कितने करोड़ की राशि खर्च होगी, 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें से 12 करोड़ केंद्र सरकार देगी और बाकी के 8 करोड़ जो हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। अच्छा सर, ऐसे इससे पहले किसी और राज्य के अंदर है क्या, बिल्कुल है ना, हिमाचल विधानसभा के अंदर कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो वैसी मीडिया गैलरी जो है वो हरियाणा के अंदर भी लगने वाली है। और हरियाणा विधानसभा की स्थापना 1966 में हुई है। सीटें 90 सीटें हैं यहाँ पे टोटल, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। डिप्टी स्पीकर भी याद रखिएगा, रणबीर सिंह गंगवा है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हाल ही में कृषि विभाग ने फसल अवशेष न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि की मांग की है। अभी तो आपको अच्छे से पता ही है कि चावल की फसल है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में पक जाएगी ये, 1-2 महीने के बाद में जब फसल पक जाएगी, चावल लोग निकाल लेंगे, धान निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में उसका अपशिष्ट बचेगा, ठीक है, जिसको हम पराली बोलते हैं। तो फिर लोग पराली को जलाएंगे। अच्छा, जैसे पराली को जलाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा दिवाली के आसपास का मौसम इतना भयंकर होता है कि हम लोग अगर बाहर भी निकलते हैं तो आंखें इतनी भयंकर जलती है। कुछ तो पटाखों का हो जाता है, खैर आजकल लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे होंगे तो पटाखे इतने नहीं जलाते हैं, ठीक है। मतलब यूं कहिएगा बहुत अच्छी वाली दिवाली मनाते हैं आजकल, लेकिन फिर भी इसका क्या करें, अब किसानों की तो गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, किसानों के लिए इसके लिए योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार से जो है वो 1304 करोड़ रुपए मांगे हरियाणा सरकार ने। अच्छा सर, योजना क्या बनेगी, तो देखिएगा इससे इथेनॉल भी तैयार होता है पराली से, जो कि पेट्रोल के अंदर यूज किया जा सकता है, एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है उसका। तो यही तरीके के प्लांट अगर हरियाणा में बन जाए तो किसान उस पर जाके अपनी पराली बेच देंगे, किसानों की भी आमदनी हो जाएगी, प्रदूषण का भी कोई नुकसान नहीं होगा और ओवरऑल सारा सिस्टम जो है बैलेंस हो जाएगा। इससे जो है 16.17 लाख से अधिक किसानों परिवारों को फसल अवशेष न जलाने के बारे में जागरूक किया जाएगा और इसके लिए योजनाएं वगैरह भी चलाई जाएगी।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हरियाणा में खरीद केंद्रों को पिछले साल से कितना गुना बढ़ाया गया है। खरीद का मतलब क्या है, देखिएगा हरियाणा के अंदर एक मुख्य खाद्यान्न फसल, हरियाणा नहीं कहूँगा बल्कि पूरे भारत के अंदर एक मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल यानी कि धान आपका। और जो खाद्यान्न फसल है तो फिर जाहिर सी बात है होता भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए जो खरीद के केंद्र है, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग जो है नीलामी के लिए ट्रॉली ट्रैक्टर लेके खड़े रहते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में उनकी जो है नंबर आता है, तो खरीद केंद्रों को अब पहले के मुकाबले जो है 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, और 3 गुना बढ़ाकर तकरीबन 600 के आसपास कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो है ये घोषणा की है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, धान और बाजरा इन दोनों के लिए ही, ठीक है। और 15 दिनों के अंदर, आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर जो है धर्म खांटे जितने भी है ना, उनके जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि वहां पे तोल में कोई गड़बड़ ना कर दे। हरियाणा में छोटे व्यापारी और व्यवसायियों को किस योजना के तहत ऋण देने की व्यवस्था की गई है। छोटे व्यापारी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कोई छोटी सी कोई दुकान कर रहा है, या आपका कोई रेडी लगा रहा है, कोई कियोस्क लगा रहा है, उन सभी को जो है बिना भेदभाव के विभेदक ब्याज दर यानी कि डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम जो है, इस दर के तहत जो है वो ब्याज देने के लोन देने की जो व्यवस्था है वो शुरू की है हरियाणा सरकार ने। इनके लिए पोर्टल बनाया जाएगा, जो कि पोर्टल बना भी हुआ है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर पोर्टल, जिसमें जो है राज्य की 87 नगर पालिकाओं में से लगभग 1.14 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है लाभान्वित होने का अनुमान है, ठीक है। अच्छा, ये जो विभेदक का योजना है, इसका मतलब सीधा सा ही है कि जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं या जितने भी गरीब लोग हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनके अनुकूल ही ये योजना बनाई गई है, ताकि उनकी जिनकी आय बहुत कम है और उनकी आय को बढ़ाया जा सके। और कृषि का काम काज करने वालों के लिए योजना होगी। वन उत्पाद या चारा जुटाकर जो बाजार में फसल बेचते हैं अपनी, जैसे टाल वगैरह होती है ना हरे की, उन लोगों के लिए योजना होगी। छोटे पैमाने पर जो ग्राम कुटीर उद्योग होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए, या जो गरीब छात्र होते हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन जो जैसे आपकी मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए योजना होगी। जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति है उनको भी इसके लिए लाभ मिलेगा। या कोई अनाथ बच्चा है, कोई महिला है, महिला गृह में कोई महिला रह रही है, या कोई ऐसी जो व्यक्ति हैं जो कि कोई सहारा नहीं है, उनके लिए योजना होगी। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए भी कल्याण के लिए योजना होगी ये, ठीक है। तो खासकर बात ये हुई कि भारत के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं, जो गरीब हैं, जो सोसाइटी है, उन सभी के लिए योजना होने वाली है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का विस्तार किस जिले तक करने की मांग की है। तो दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का विस्तार जो है वो करनाल तक करने की मांग की है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आप नाम से तो पता लग ही चुका होगा, रैपिड ट्रांजेक्शन का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग, मेट्रो ट्रेन से है, तो इसका करनाल तक विस्तार करने की जो है मांग की गई है। और हरदीप सिंह पुरी से आग्रह किया गया है, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। इसके लिए इसे आग्रह किससे किया, सीएम मनोहर लाल ने आग्रह किया है कि उनको जो है एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो है किसान जितने भी व्यक्ति हैं उनको कनेक्टिविटी मिल सके, और कनेक्टिविटी के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती है। फिर करनाल का जिक्र हुआ है, ये हरदीप सिंह पुरी जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध का नाम आता है। इसे धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं, और कर्ण नगरी के नाम से भी पुकारते हैं। लिबर्टी जूता उद्योग फेमस है और वनस्पति उद्योग भी फेमस है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हरियाणा के कितने जिलों में सीरो सर्वे करवाया गया है। सीरो सर्वे का मतलब है कि रैपिड टाइप का टेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जो उंगली से हल्का सा ब्लड लेके इसे टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। और इसे क्या है कि 10 से 15 मिनट में जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही छोटी सी किट होती है, और जल्दी ही जो है कोरोना वायरस का संभावित लक्षण है या नहीं है तो उसको चेक किया जा सकता है। तो सीरो सर्वे अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर 5 जिलों के अंदर करवाया गया है, जिससे ये पता लगा है कि हर 9वां व्यक्ति जो है राज्य के अंदर वो संक्रमित होने के बाद में ठीक भी हो चुका है। 1957 लोगों का सैंपल लिए गए थे, उसमें से 11.19% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया है।
सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा 17.14% लोगों में एंटीबॉडी, ठीक है, और पंचकुला में सबसे कम 4.78% लोगों में एंटीबॉडी। एंटीबॉडी वो होते हैं जो रोगों के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, ये अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, यहाँ पे ये सर्वे हुआ है, ठीक है, और इसमें 500 से 1000 सैंपल जो है वो अभी और भी लिए जाने के जो है वो डिमांड है। अच्छा, आपकी फोटो में दिख रहा होगा, इसे क्या कहते हैं? इसे टच फ्री सेंसर कहते हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली चेक करता है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस अधिनियम में बदलाव करके पूरे प्रदेश में 8वीं की बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है? 2010 में देखिएगा, सबसे लास्ट में 8वीं में बोर्ड की परीक्षा हुई थी, लेकिन तब से लेके अब तक जो है 8वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और इस अधिनियम का नाम है हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। आई रिपीट अगेन, हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। अच्छा, इसकी घोषणा की किसने की है? तो हरियाणा के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जगबीर सिंह, उन्होंने, और सचिव राजीव प्रसाद, इन्होंने इसकी जो है वो घोषणा की है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। लास्ट टाइम 2010 के अंदर पेपर हुआ था, मैंने आपको बताया था। अब 10 साल बाद में जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो 8वीं की परीक्षा वो बोर्ड की होने वाली रहेगी, और 3 नवंबर 1969 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई है। हाल ही में जिला स्तर पर भाजपा कार्यालय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हरियाणा के कितने जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो हरियाणा के अंदर 6 जिला कार्यालय हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, पलवल, रेवाड़ी, नूंह के अंदर जो है ये हाईटेक कार्यालय जो है वो बनाए गए हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है जेपी नड्डा। मॉनसून अवधि के दौरान राज्य को कितने क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाया जाएगा? तो मॉनसून अवधि के दौरान जो है राज्य को तकरीबन जो है 4800 क्यूसेक पानी जो है अतिरिक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने जो है पश्चिमी यमुना नहर कैरियर सिस्टम, अर्थात तो सिरसा शाखा है या आपका हांसी शाखा है, भालोट शाखा है, दिल्ली शाखा है, गुरुग्राम है, इनके अंदर जो है मेन ऑफ टैक्स पुनरुद्धार करने के लिए 3251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी भी दे दी है, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा में मास्क न पहनने पर अब 500 की जगह कितने रुपए जुर्माना होगा? तो मास्क ना पहनने पे 500 की बजाय अब 1000 रुपए जुर्माना होगा। ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। खैर, अच्छी बात ही है ये कि लोगों को थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा में अगले 10 दिन में कितनी नई कोरोना टेस्टिंग लैब खोली जाएगी? तो अगले 10 दिन के अंदर हरियाणा के अंदर 9 टेस्टिंग लैब खोली जाने की संभावना है, ठीक है, ताकि उनमें एंटीजन टेस्ट की बजाय, ठीक है, आरटीपीसीआर यानी कि रियल टाइम प्रणाली से टेस्टिंग किया जा सके। इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और 9 टेस्टिंग लैब बनेगी, अगले 10 दिन के अंदर खुलेगी। हर रोज तकरीबन 9,500 टेस्ट किए जा रहे हैं वर्तमान में। नई लैब खुलते 20,000 तक ये टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, आप लोगों से आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट श्रेणी में पुरस्कार करनाल को मिला है, कंबाला को मिला है, सोनीपत को मिला है, पानीपत को मिला है। डिटेल से बताइएगा जिले के बारे में, डिटेल से बताइएगा इस अवार्ड के बारे में, और डिटेल से बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में भी। इसी के साथ अलविदा लेता हूं, कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, धन्यवाद।